नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझसे स्टूडेंट कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सर, जब भी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, हम फॉर्म भर के फिलअप कर देते हैं, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन, लेकिन सर इंटरव्यू के लिए जो है हमारी कॉल नहीं आती है, या अगर कॉल आ भी जाती है तो हमारा सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। क्या कारण है? यूजीसी कि क्या नियम, क्या गाइडलाइंस हैं अगर किसी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना है? क्योंकि मोस्टली मान के चलिए अगर 10 वैकेंसी है तो वहां पर 10,000 फॉर्म्स या 1,000 फॉर्म आप मान के चलिए आ जाते हैं। तो किस प्रकार से जो है किन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए? क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी प्रकार का, या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए या प्रोफेसर के लिए किसी भी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। आप जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, उसके बाद जो है आपका जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू आधारित होता है। मतलब आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तब आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है जॉब मिल जाती है। और स्टार्टिंग में आपको कम से कम जो है, अगर हम 7th पे कमीशन के आधार पर बात करें तो लगभग जो है 75,000 से 80,000 रुपए महीना आपको जो है शुरुआत में आपको इतनी सैलरी दी जाती है। यूजीसी के क्या नियम, क्या गाइडलाइंस है कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करने की, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और अगर आप ये एपीआई स्कोर क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर या एक गुड एकेडमिक स्कोर क्या, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें जो है आपको मतलब एक जिस्ट आपको जो है जानने को मिलेगा। अभी तक आपको पता होगा कि नेट क्वालिफाई कर ले तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आप आज गहराई में जाएंगे कि किस प्रकार से जो है हमारे चांसेस होते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए, और हमारे सिलेक्शन के चांसेस किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। इस वीडियो में जो है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बिना भगाए आप देखिए, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आपने ऐसा किया तो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको जिस्ट पता लग जाएगा। साथ ही साथ जो है इस वीडियो के अंत में जो है हम आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्या 1 जुलाई 2021 से आप किसी भी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या पीएचडी जरूरी होगी, क्या नियम है यूजीसी का, क्या मतलब गाइडलाइंस हैं, क्या आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अलग अलग है तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, क्या बीएड या डीएलएड या बीटीसी बीएलएड वाले असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं जानेंगे, क्या सरकारी नौकरी में रहते हुए पीएचडी कर सकते हैं, क्या है यूजीसी की गाइडलाइन, और क्या डिस्टेंस मोड पीएचडी वैलिड है या इनवैलिड। तो बहुत सारे प्रश्न हैं वो इस वीडियो के अंत में जो है हम जानेंगे, तो वीडियो आप पूरी देखें। साथ साथ अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, गवर्नमेंट प्रोफेसर आप कैसे बने, एक पूरी प्रक्रिया, किस प्रकार की पोस्ट होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यूजीसी की क्या है, तो एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। यहाँ पर आपको टीचिंग प्रोफेशन से संबंधित आपको कंप्लीट मार्गदर्शन, कैरियर मार्गदर्शन, जॉब अलर्ट और आपको जो है सिलेबस संबंधी जो है आपको मटेरियल मिल जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और हमें जो है आप फॉलो कर सकते हैं, शिक्षा कैरियर जॉब्स जो हमारा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दे दिया है, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। दोस्तों, ये यूजीसी का ड्राफ्ट है, आप देख सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एंड इसमें जो है आपको अपॉइंटमेंट या मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड बहुत सारी चीजें जो है इसमें दी हुई है। हम जानने वाले हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के पास जैसे ही कैंडिडेट आवेदन फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जो है जो आवेदन फॉर्म आएंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यूजीसी की क्या मापदंड है, क्या गाइडलाइंस है, वो इसमें दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। तो एक तो यूनिवर्सिटी का होता है और दूसरा होता है आपका, मैं दिखा देता हूं, ये होता है आपका कॉलेज का, जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये कॉलेज के लिए क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया जो है पहले वाला ये यूनिवर्सिटीज के लिए। तो एक के बाद एक जो है हम यहां पर बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है ये क्राइटेरिया आपका 100 अंकों के सिस्टम पर आधारित होता है। मतलब 100 अंकों पर जो है आपको एक मेरिट बनेगी, उसमें जो जो कैंडिडेट्स जो है उसमें टॉप रैंकर्स रहेंगे 100 अंकों में, उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
मैं यहां पर आपको बता दूं, एक निश्चित क्वालिफिकेशन के लिए आपको निश्चित अंक दिए जाएंगे। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, यहां पर आप सी पॉइंट आप देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूं। जो आपका जो 100 अंक मैंने बताए थे, आपके एकेडमिक स्कोर को वो 80% वेटेज दिया जाएगा, आपके रिसर्च पब्लिकेशन को 10% वेटेज दिया जाएगा, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस को जो है वो 10% वेटेज दिया जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल जो है हो गए आपके 100। 100 अगर टोटल हो गए तो अब ये 100 मार्क्स जो है आपको कैसे जो है इनमें से मिलेंगे वो बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया था, एक निश्चित क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक निश्चित अंक दिए जाएंगे। निश्चित क्वालिफिकेशन का मतलब यहां पर क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे निश्चित क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें, जैसे ग्रेजुएशन में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में अगर आपकी परसेंटेज 80% या उससे ज्यादा है तो आपको जो है 15 अंक जो है वो दिए जाएंगे। अगर आपकी जो परसेंटेज है 60% से लेकर और आपका 80% तक है तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। और अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 60% से लेकर 55% है तो आपको जो है 10 अंक दिए जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन के नंबर भी यहां पर जो है आपका इंटरव्यू के कॉल के लिए जो है वो निर्धारित, वो जो है एक अच्छा रोल अदा करते हैं। अब दूसरा जो क्राइटेरिया वो है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है 80% अगर आपके नंबर है तो आपको 28 अंक दिए जाएंगे। अगर जो है आपका 60% से 80% के बीच है तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और अगर 55% से 60% के बीच है तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन का ये वेटेज होगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मान के चलिए आपने एमफिल कर रखा है, एमफिल कर रखा है तो एमफिल के लिए जो है अगर 60% से आपके नंबर ज्यादा है एमफिल में तो 7 नंबर दिए जाएंगे। और अगर 55% से 60% के बीच में है तो आपको जो है 5 अंक यहां पर दिए जाएंगे। अगर आपने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है तो आपको कितना वेटेज आपको मिलेगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं पीएचडी वालों को 30 अंक जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है। नाउ अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, नेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आपको जो है यहां पर 5 अंक जो है यहां पर दिए जाएंगे। और अगर आपने नेट के साथ साथ आपने जीआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है तो आपको यहां पर जो है 7 अंक यहां पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब नेट और जीआरएफ का अधिकतम जो अंक है वो 7 अंक आपको यहां पर दिए जाएंगे। आप मान के चलिए आपने, जैसे आप पीएचडी करते हैं तो आप रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो पब्लिश करते हैं किसी भी इंटरनेशनल जर्नल में या किसी यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। तो हर एक जो आपका रिसर्च पब्लिकेशन अगर किसी यूजीसी लिस्टेड जर्नल या इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश अगर होता है तो हर एक जर्नल के 2 अंक यहां पर आपको दिए जाएंगे। मैक्सिमम जो अंक होंगे वो 10 होंगे, चाहे आपके 5 हो या 5 से ज्यादा पब्लिश हुए तो अंक आपको 10 ही मिलने हैं। ठीक है। नाउ अगर मान के चलिए आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, पीएचडी करने के बाद, या तो टीचिंग एक्सपीरियंस हो या पीएचडी करने के बाद आपको जो है एक्सपीरियंस हो, 1 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहां पर आपको जो है 2 अंक 1 साल के दिए जाते हैं। मतलब अगर आपने 5 साल एक्सपीरियंस आपको है तो 10 अंक आपको दिए जाएंगे, 6 साल है तब भी 10 अंक दिए जाएंगे। इसके लिए मैक्सिमम जो अंक एक्सपीरियंस के है वो 10 अंक है। ये आपका टीचिंग एक्सपीरियंस का है। अगर मान के चलिए आपको जो है अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो क्या आपको 30 और 7 अंक एमफिल के मिलेंगे? नहीं, आपको फिर भी मैक्सिमम जो अंक है आप यहां पर देख सकते हैं, फिर भी आपको 30 ही अंक यहां पर मिलने वाले हैं। और अगर नेट और जीआरएफ या सेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो तब भी जो है यहां पर सेट के भी जो है आपको 7 अंक यहां पर मिलने वाले हैं। ये आपका जो है इस प्रकार से जो है आपको नंबर यहां पर दिए जाएंगे। एक निश्चित क्वालिफिकेशन के लिए एक निश्चित आपको अंक यहां पर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा, मान के चलिए आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला या आपको मान के चलिए आपको जो है कोई नेशनल अवार्ड मिला या कोई राज्य स्तर का स्टेट लेवल का आपको जो है कोई आपको अवार्ड मिला है तो आपको जो है स्टेट लेवल का वो अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है, अगर आपको अवार्ड मिलता है तो स्टेट लेवल अवार्ड पे 2 अंक देती है, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड पर 3 अंक देती है। और अगर किसी कैंडिडेट्स को तीनों मिले, स्टेट भी, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, तो मैक्सिमम 3 अंक जो है उस कैंडिडेट को मिलते हैं। नाउ आपको पता चल गया कि अंक किस प्रकार से मिलते हैं। अब आपका जो है ये जो भी अंक आपको मिले हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलिए अगर आपको
आपकी ग्रेजुएशन जो है, मैं मान के चलता हूं कि ग्रेजुएशन आपकी 60% से 80% है, तो 13 नंबर आपको मिल जाएंगे ग्रेजुएशन के। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जो है वो 60% से 80% है, तो 25 नंबर यहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन के मिल जाएंगे। तो कितने हो गए? 25 और 13 आपके हो गए 38 अंक। उसके बाद मान के चलिए आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो नेट एग्जाम के कितने मिल रहे हैं आपको? 5 अंक। 5 अंक मिल रहे हैं यहाँ पे, तो 5 अंक हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 43 अंक टोटल। उसके बाद मान के चलिए आपने जो है ये आपको जो है आपने पीएचडी या एमफिल आपने किया हुआ है, तो अगर मान के चलिए आपको ने जो है पीएचडी कर रखा है या मान के चलिए आपने एमफिल कर रखा है, तो एमफिल के लिए यहां पर जो है आपको कितने अंक दिए जाएंगे? आपको यहां पर जो है 7 अंक जो है एमफिल के दिए जाएंगे, तो कितने हो गए टोटल अंक? 50 अंक हो गए। अब मान के चलिए आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन, आपने रिसर्च पब्लिकेशन 2 कर रखे हैं, तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो कितने हो गए? 4 अंक आपको यहां पर मिल गए रिसर्च पब्लिकेशन के। और आपके मान के चलिए आपको टीचिंग एक्सपीरियंस कोई है या नहीं है, मान के चलिए नहीं है, तो आपके टोटल कितने अंक हो गए? इस प्रकार से आपको 54 अंक जो है यहां पर मिले हैं। एंड अगर मान के चलिए आपने जो है जो पीएचडी है वो भी कर रखी है, तो 30 अंक यहां पर पीएचडी के मिल जाएंगे, तो 84 अंक यहां पर आपके हो गए। तो गुड एकेडमिक स्कोर जो है, ये मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी ने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, मान के चलिए 75 जिसके अंक आते हैं उनको जो है यहां पर जो है इंटरव्यू के लिए कॉल दी जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है और कितने आवेदन जो है प्राप्त हुए हैं यूनिवर्सिटी को। तो 75 वालों को जो है यहां पर जो है जिनके 75 अंक या उससे ज्यादा होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो यहां पर मान के चलिए किसी के 70 होंगे, किसी के मान के चलिए 80 होंगे, किसी के 90 होंगे, किसी के हो सकता है 95 भी होंगे, तो किस किस को बुलाया जाएगा? तो मान के चलिए यहां पर एक वैकेंसी है, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो जो मेरिट बनेगी, जो 75% से ज्यादा वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी एक मेरिट बनेगी। मेरिट में जो टॉप 30 रहेंगे, ऊपर वाले शीर्ष पर जो 30 रहेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। सो इस प्रकार से जो है आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करके जो है इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। सो अब मैं बात करता हूं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी जो है अन्य वेटेज भी देती है। जैसे मान के चलिए आपने कुछ वीडियो लेक्चर बनाए हो या आपको मॉक टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर भी कुछ यूनिवर्सिटी अंक आपको देती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप अप्लाई करते हैं, तो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स जो करते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर है। वहां पर जो है 80% एंड अबो के लिए कितने नंबर दिए जा रहे थे, वहां पर जो नंबर है मैं दिखा देता हूं, वहां पर जो है अंक आपको 15 दिए जा रहे थे ग्रेजुएशन के। यहां पर आपको जो है ज्यादा अंक ग्रेजुएशन 21 अंक यहां पर आपको दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% एंड अबो 33% और 55% से 60% वालों को 25 अंक दिए जाएंगे। एमफिल वालों को 7 अंक 60% से अबो है। एंड पीएचडी वाले को 20 अंक, वहां पर 30 अंक दिए जा रहे थे यूनिवर्सिटी में। नेट और जेआरएफ वालों को 10 अंक दिए जा रहे हैं। अरे वाह, यहां पर आपको जो है ज्यादा जो है यहां पर बिना पीएचडी वाले भी जो है नंबर ला सकते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए यहां पर अधिकतम 6 अंक दिए जा रहे हैं, 2 अंक एक रिसर्च पब्लिकेशन का, एंड टीचिंग एक्सपीरियंस का 10 अंक। तो किसी ने अगर एमफिल या पीएचडी कर रखी है, यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में इंटरव्यू के लिए 30 अंक दिए जा रहे थे, अधिकतम यहां पर 20 दिए जा रहे हैं। जेआरएफ और नेट शैट के लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में वहां पर 7 दिए जा रहे थे, यहां पर 10 दिए जा रहे थे। तो एकेडमिक स्कोर जो वेटेज है यहां पर आपको देखने को मिलेगा 84% है, जबकि यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में 80% था एकेडमिक स्कोर का। एंड रिसर्च पब्लिकेशन का यहां पर 6% है, एंड टीचिंग एक्सपीरियंस का यहां पे 10% है। सेट या स्लेट जो है आप उनके भी जो है आपको मैं दिखा देता हूं। सेट के भी जो है यहां पर अंक आपको 8 अंक यहां पर जो है दिए जाएंगे अधिकतम। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, अगर किसी ने नेट सेट या वो कर रखा है तो यहां पर आप देख सकते हैं उनको भी अंक दिए जाते हैं। सेट और स्लेट जो है जिस राज्य का आप क्वालिफाई करते हैं, उस राज्य की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप जो है उसी राज्य की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप जो है यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। सो अब पूरे सिनेरियो को आपने देख लिया, ठीक है। मैं यहां पर आपको जो है पता चलेगा कि भाई नेट और जो सेट है या जेआरएफ है आपका कितना जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं
कॉलेज में सिलेक्शन इंटरव्यू के जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो अधिकतम नेट सेट और जो जेआरएफ है उसके 10 अंक मिलते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो अधिकतम 7 अंक यहाँ पर मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं नेट और सेट क्वालिफाई करना कितना जो है महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो पीएचडी करना भी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको एमफिल अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है ये मान के चलिए आपके इंटरव्यू और सिलेक्शन के चांसेस यहां पर ज्यादा हो जाते हैं। सो अब जो है अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अब हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका जवाब आपको दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है प्रश्न पूछते रहते हैं। उससे पहले मैं जो है आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है इस वीडियो को अपनी फेसबुक जो टाइमलाइन है उस पर आप जो है शेयर करें, क्योंकि मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूं। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी जाकर जो है, क्योंकि यार बिना मार्गदर्शन के जो है ना लोग स्टूडेंट जो है ना अगर कितना भी स्टूडेंट के अंदर जो है मेहनत है एंड बहुत ही मतलब मेहनती स्टूडेंट है, अगर उसका एक सही गाइडेंस नहीं मिलता है ना तो ये मान के चलिए वो जिंदगी में वो प्राप्त नहीं कर पाता जो वो प्राप्त करना चाहता है। तो मैं इसका जो है मैं ये इन चीज़ों का जो है मुझे एहसास है, क्योंकि मुझे जो है मैं भी इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। तो मेरी जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को जो है अपनी टाइमलाइन फेसबुक पर आप जो है इसको जो है आप शेयर कर दें, ताकि मेरे जैसे या आपके जैसे जो गाइडेंस चाहिए, एक सटीक मार्गदर्शन चाहिए, उन स्टूडेंट की भी मदद हो सके। और यार अगर मदद आप जो है किसी की करते हो ना बिना स्वार्थ के, तो निश्चित रूप से भगवान जो है ना आपको फल जरूर देगा, आपकी मेहनत जरूर रंग। सो अब जो है हम महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न है, आपके जो डाउट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो क्या 1 जुलाई 2021 से अगर आप किसी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या पीएचडी जरूरी होगी? सो अगर हम बात करें यूजीसी का जो ऑफिशियल, इस पर हालांकि मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, या आई बटन पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं 1 जुलाई 2021 से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पीएचडी जरूरी होगी। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहां पर पीएचडी जरूरी नहीं होगी। लेकिन प्रमोशन के लिए, चाहे आप कॉलेज में या आप यूनिवर्सिटी में, मान के चलिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए किसी कॉलेज में, तो जब आपका लेवल 10 आपको पे स्केल दिया जाएगा तो आपका प्रमोशन होने के लिए पीएचडी जरूरी होगी। दूसरा जो प्रश्न है, यदि आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अलग है या स्ट्रीम अलग है तो क्या आप प्रोफेसर बन सकते हैं? क्या कोई नुकसान होगा? तो इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा कि मान के चलिए आपने बीए आपने कर ली हिस्ट्री से, ठीक है, या आपने बीएससी कर ली पीसीएम से, और उसके बाद जो है आपने एमए कर ली इकोनॉमिक्स से, या बीएससी के बाद आपने एमएससी ना करके एमए कर लिया किसी भी कारण से, आपने किसी भी सब्जेक्ट से जैसे हिस्ट्री से कर लिया, तो ऐसे में जो है आप प्रोफेसर बिल्कुल बन सकते हैं। आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा, मैं मतलब ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं और आपकी परसेंटेज मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियोस में, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, यहां पर आपकी परसेंटेज से मतलब है। दूसरी चीज, ज्यादा बेहतर तब रहेगा अगर आपके सेम सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि आपको अच्छी नॉलेज रहेगी सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आपका मास्टर डिग्री में जो भी सब्जेक्ट है उसको क्या करें आप, उसके आधार पर आप नेट की परीक्षा दें। जैसे एमए इकोनॉमिक्स के बाद अगर एमए जैसे बीए या बीएससी करने के बाद आप एमए कर लेते हैं हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से आप जो है आप यूजीसी नेट अपीयर करें और कोशिश करें कि आपको जेआरएफ मिल जाए, और जेआरएफ अगर मिल जाती है तो आप पीएचडी कर लें। ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि पीएचडी अगर जेआरएफ के थ्रू आपको मिलती है तो आपको फेलोशिप मिलती है, लगभग ये मान के चलिए 40 से 45 हजार रुपए महीना आपको फेलोशिप दी जाती है। तीसरा जो है, क्या बीएड या डीएलएड या बीटीसी या बीएलएड 4 साल वाले जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप भी जो है प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी बीएड कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, या बीटीसी वालों को पढ़ा सकते हैं। एंड लेकिन इसके लिए जो है मैं एक सेपरेट वीडियो जो है बनाऊंगा, आप जो है बने रहे मेरे साथ, आपको वीडियो इस पर बहुत जल्दी मिलने वाली है। और आप निश्चिंत रहिए, एक एक चीज बिल्कुल ओपनली आपको बताया जाएगा, एक एक स्टेप बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड न्यूज के साथ। अगला प्रश्न है, क्या सरकारी नौकरी में रहते हुए पीएचडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप सरकारी नौकरी में रहते हुए जो है पीएचडी कर सकते हैं। और क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इस पर यूजीसी का नियम है, क्या क्या प्रोसेस है, तो इस पर भी एक संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, इस पर भी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये डिस्कशन काफी लंबा हो जाएगा। सो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी आपको इस पर भी वीडियो मिल जाएगी। और आप जो है अगर कोई भी डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप जो है हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर जाकर जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। एंड अगला जो है, क्या डिस्टेंस मोड पीएचडी वैलिड है या इनवैलिड? तो मैं बता दूं, एज पर यूजीसी के नियम के अनुसार डिस्टेंस मोड पीएचडी अभी हो ही नहीं रही है और ना ही ये वैलिड है, ठीक है। तो आप जो है 2 प्रकार की पीएचडी अभी वैलिड है,
एक तो आपकी रेगुलर पीएचडी, दूसरा पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी कुछ जो नियम है उनके साथ अगर होगी तभी वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जो है इस पर भी हम जो है वीडियो बनाएंगे, आप जो है निश्चिंत रहें, हमारे साथ रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो यार, इसको शेयर जरूर करना, एक लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद जो है आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूं और काफी समय भी लगता है। सो एक लाइक तो बनता है, और दूसरी चीज इसको शेयर जरूर करना।